हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं और इस वीडियो हम जेई मेन अप्रैल 2023 अटेम्प्ट के कर रहे हैं क्वेश्चंस सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के। इससे पहले भी मैं बहुत वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, चाहे वो अप्रैल 2023 की हो, जेई 2023 जनवरी अटेम्प्ट की हो, या इससे पिछले साल के भी, है ना। ट्रिक्स की कुछ भी वीडियोस देखें आप, जरूर दिख जाएंगे आपको। चैनल पर प्लेलिस्ट है गाइस, एक बार जरूर नजर मारना। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको answerexpert.com जो मेरी वेबसाइट है उस पर जरूर आपको दिख जाएगी https। ओके, सो फिलहाल इसमें स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ कोलोइडल सिस्टम्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच हैव लिक्विड एज द डिस्पर्जन मीडियम इज। नो गाइस, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें आपको बस लिक्विड जिसमें डिस्पर्जन मीडियम है वो सेलेक्ट करना है। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो नहीं हो आपको कोई मतलब नहीं है। नो गाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देखिए एनसीईआरटी में ये वाली आपको इन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में एक सिंपल छोटी सी टेबल लग बनी हुई है और उसको आप बस समझ लें और आपको बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप उसकी ट्रिक चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आप अपलोड कर दूंगा इसकी एनसीईआरटी की। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जेमस्टोन। जेमस्टोन एक सॉलिड सॉल है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड होता है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं है। कमिंग टू द पेंट्स, पेंट्स एक सोल है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज है वो सॉलिड है लेकिन डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड। सो इसका मतलब दिस इज योर करेक्ट, दिस इज करेक्ट, मतलब एज पर दिस जो हम वी रिक्वायर। ओके, नाउ स्मोक। स्मोक एक एरोसोल है, ठीक है। इसमें सॉलिड को आप मिक्स करते हैं किस डिस्पर्जन मीडियम में, गैस में। जब सॉलिड गैस में डिस्पर्स्ड हुआ हुआ होता है तो उसमें एरोसोल बनते हैं और आप उसको कहते हैं स्मोक। दिस इज अगेन इनकरेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है चीज। चीज सो बेसिकली इस टाइप के जो कॉलोइड को आप बोलते हो जेल। नाउ इसमें लिक्विड डिस्पर्स्ड होती है इन सॉलिड, यानी डिस्पर्जन मीडियम जो होता है आपका इसमें सॉलिड होता है, तो ये अगेन ये आपका इनकरेक्ट हो गया। अब हो गया आपका मिल्क। मिल्क इज एन इमल्शन, राइट। नाउ इसमें डिस्पर्स्ड फेज भी होती है लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ हेयर क्रीम। हेयर क्रीम अगेन गाइज एक इमल्शन है जिसमें बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड, सो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ इंसेक्टिसाइड स्प्रेज। इंसेक्टिसाइड स्प्रेज भी जैसे आपका स्मोक था, ये भी आपका एरोसोल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें अब अंतर हो जाता है। स्मोक में तो जो डिस्पर्जन आपका फेज था सॉलिड था। देखिए अगर आप लिक्विड देखिए दोनों में स्मोक और इंसेक्टिसाइड स्प्रेज में जो आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है वो गैस होता है, दोनों में गैस होता है। लेकिन स्मोक में डिस्पर्स फेज होती है सॉलिड और जो इंसेक्टिसाइड होते हैं स्प्रे इसमें डिस्पर्जन जो डिस्पर्स फेज होती है वो होती है लिक्विड, ठीक है। दोनों को डिस्पर्स करते हैं आप गैस में। अंतर समझ में आपको, ठीक है। तो फिलहाल ये आपका इनकरेक्ट है। अब आता है आपका फ्रोथ। जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है इज गैस लेकिन डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सॉफ्ट लेदर भी अगेन आपका वही है जिसमें डिस्पर्जन जो मीडियम है इज लिक्विड और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो गैस, यानी गैस को लिक्विड में जब आपने डिस्पर्स कर दिया तो आपका सॉफ्ट लेदर बनता है। तो फ्रोथ सॉफ्ट लेदर सेम कैटेगरी के, ठीक है, यानी फोम। सो इसका मतलब अगर आप ऑप्शंस देखें तो पेंट 1, मिल्क 2, हेयर क्रीम 3, फ्रोथ 4, सॉफ्ट लेदर 5। तो इसका मतलब 5 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की अगर इसमें ट्रिक चाहिए तो मुझे बता दें, मैं अपलोड कर दूंगा। द वाटर गैस ऑन रिएक्टिंग विद कोबाल्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर्म्स। तो गाइस देखिए ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है वाटर गैस की। इसमें आपने हाइड्रोजन जो चैप्टर उसमें भी पढ़ा होगा, सरफेस केमिस्ट्री में भी इसका यूज हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वाटर गैस क्या है। वाटर गैस इज CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 को आप बोलते हो वाटर गैस। ना जब वाटर गैस की रिएक्शन आप हाइड्रोजन से करते हो H2 गैस से इन द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट कैटलिस्ट, तो आपका मिथेनॉल बनता है। समझ में आपको क्या बनता है आपका मिथेनॉल। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है गाइस, इसको आप जरा ध्यान रखें। इसमें इंपॉर्टेंट एक तो ये हो जाता है, ठीक है, और ये वाला तो है ही। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्रूंटलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ये ग्राफ बने हुए हैं एक्स बाई एम और पी के बीच में या कंसंट्रेशन के बीच में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, ठीक है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन कौन सा ग्राफ्स बन सकता है। पहले तो इसको सोल्व करने के लिए हमें फ्रूंटलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की जो सबसे बेसिक जो रिएक्शन है वो क्या होती है, फॉर्मूला होता है। तो एक्स बाई एम इक्वल्स टू के इंटू पी की पावर 1/n, ये आपका होता है फॉर्मूला। अब बस आपको मैथ्स की तरह ग्राफ बनाने हैं। जब x बाई एम इधर हो गया आपका y और p हो गया इसमें x, तो अगर p y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/n समथिंग होती है तो ग्राफ ऑब्वियसली ये बनता है, पता है हमको, ठीक है। तो a इसमें करेक्ट आंसर। दूसरा है c, इसमें c है ही नहीं तो ये तो आपको काट दो। तीसरा है log x बाई एम और log p के बीच में। तो अगेन मैं अगर इस रिएक्शन का दोनों तरफ log ले लूं, यानी log x बाई एम इक्वल्स टू log ऑफ k इंटू पी की पावर 1/n, तो क्या हो जाएगा, देखिए log k प्लस 1/n log p। अब इसका ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c से मैं कन्वर्ट करूं तो हो गया log p और log स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, तो ये हो गया कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको क्या हो जाएगी log k, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ठीक है। नाउ इसमें x बाई एम और p की पावर 1/n में पूछा हुआ है। अब देखिए a और d में अंतर क्या है, a और d में मैंने कहा था y इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/n या समथिंग का ग्राफ है, लेकिन इसमें p देखिए इसमें p को x माना था, लेकिन इस ऑप्शन में p की पावर 1/n को x मान लिया। यानी अगर इसको y मान के y इक्वल्स टू इसे पूरा x मान लिया तो kx स्ट्रेट लाइन और पासिंग, और इसके कंपेयर करें तो पासिंग थ्रू दी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, सी आपका क्या हो गया 0 इसमें, तो आपका ओरिजिन से पास होके बनेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइस है ना डी। तो इसका मतलब ए बी डी और करेक्ट आंसर हो गए, यानी ऑप्शन नंबर 2। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेटमेंट्स विच आर ट्रू अबाउट एंटागोनिस्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर। नाउ गाइज सबसे पहले आप इसमें ये समझे कि एंटागोनिस्ट्स होते क्या। देखिए आपकी जो बॉडी है उसमें आपका कम्युनिकेशन इंटरनल पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, समझ रहे। जैसे अगर आप अपने हाथ को पिंच करते हैं तो आपको पूरी बॉडी में कम्युनिकेशन होके आपके दिमाग तक रेस्पॉन्स जाते हैं थ्रू सम सेल्स, समझ रहे। तो जो वो पूरा का पूरा बॉडी का कम्युनिकेशन है कि किस तरह से मेरी बॉडी बिहेव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से सेल के थ्रू आपको अंदर कम्युनिकेशन होता है। ना एंटागोनिस्ट्स बेसिकली वे मॉलिक्यूल होते हैं जो इस कम्युनिकेशन को किसी तरह से हैम्पर करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, रोक कर देते हैं, रोकते हैं या कम्युनिकेशन को एक तरह से पुअर कम्युनिकेशन में बना देते हैं, समझ रहे। सबसे पहले तो देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन है ना पूरे थ्योरी पे बेस्ड हो गया कि आपको एंटागोनिस्ट पता भी ना हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। देखिए एंटागोनिस्ट क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई कहीं से मैसेंजर आया थ्रू सेल और रिसेप्टर साइट्स है, ठीक है। रिसेप्टर साइट्स में आपका मैसेज आएगा। अब क्या होता है जो जो एंटागोनिस्ट होते हैं ये क्या करते हुए हैं कि इस रिसेप्टर साइट को बाहर बाइंड कर देते हैं, करेक्ट ना। अब क्या होता है कि बाइंड करके और इसको एक्टिवेट भी नहीं करती। मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे इसको रिसेप्टर है ये डीएक्टिवेट पड़ा रहेगा, यानी कोई अगर सेल आया आपका मैसेज लेके तो वो क्या कहेगा, अरे यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कहाँ जाऊं, एक्टिवेट ही नहीं हो रहा है भैया। जब देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर आप दो फोन की बात करें, एक सेल फोन 1 ये है, एक सेल फोन 2 ये है, आपने इस सेल फोन से कॉल करने के लिए इस तरह से मैसेज भेजने के लिए प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स क्या है भैया, जो रिसिप्टर साइट है उसको ऑन होना जरूरी है, एक्टिवेट होना जरूरी है, या एटलीस्ट उस सिम को एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर वो डीएक्टिवेट ही पड़ी है, बंद पड़ी है, तो मैसेज कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। सेम इसमें है। तो क्या हो जाता है कि जो एंटागोनिस्ट्स हैं दे बाइंड द साइट बट डू नॉट एक्टिवेट इट, और उससे क्या होता है जो नेचुरल मैसेंजर होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं और कम्युनिकेशन भी हैम्पर हो जाता है। सो अगेन पहला ऑप्शन देखेंगे तो दे बाइंड द रिसेप्टर साइट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। गेट ट्रांसफर्ड इनसाइड द सेल फॉर देयर एक्शन, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात आ जाती है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो एंटागोनिस्ट है मॉलिक्यूल्स उसके चारों तरफ बाइंड हो जाते हैं
एंटर नहीं करते, उन्हें एंटर करने की जरूरत नहीं होती। तीसरा ऑप्शन, इनहिबिट द नेचुरल कम्युनिकेशन ऑफ द बॉडी, जैसे आपको समझा चुका हूं भैया, यानी इनहिबिट मतलब रोकता है, हैम्पर करता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। मिमिक द नेचुरल मैसेंजर, कोई मिमिकिंग नहीं होती, कोई डुप्लीकेसी नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता, बट ये सिंपल इनका देखिए, सिंपल इनका जो एक रोल है वो है रिसेप्टर साइट के चारों तरफ अपना को बाइंड कर देंगे विदाउट एंटरिंग इट, और क्या होता है कि हैम्पर कर देते हैं कम्युनिकेशन ऑफ बॉडी। बस ये लाइन समझे तो आंसर आपका हो जाएगा। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है आपका ए एंड सी यानी ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Coagulating value of electrolytes AlCl3 and NaCl for As2S3 are 0.09 and 50.04 respectively. The coagulating power of AlCl3 is x times the coagulating power of NaCl. तो x तो आपको x पूछा है। गाइस बहुत सिंपल है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो coagulating value है is inversely proportional to the coagulating power। समझ में? कोएगुलेटिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कोएगुलेटिंग पावर। तो इसका मतलब अगर मैं कोएगुलेटिंग वैल्यू कैलकुलेट कर दूं, कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ AlCl3 डिवाइडेड बाय कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ NaCl करूं तो क्या हो जाएगा? कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय कोएगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3। समझ में आया गाइस? ठीक है, तो अब इसमें इसकी वैल्यू रख दो। ये क्या है? 0.09 डिवाइड बाय 50.04। समझ में आ गया? अब ये क्या था? कोएगुलेटिंग पावर ऑफ AlCl3 इज x टाइम्स कोएगुलेटिंग पावर ऑफ NaCl। तो CpNaCl डिवाइड बाय CpAlCl3 क्या हो जाएगा? 1/x। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 50.04 डिवाइड बाय 0.09। तो बस इसको कैलकुलेट कर लें आप, 556 विल बी योर आंसर। समझ में आया गाइस? तो इस तरह से आपको बस थियोरी है, बेसिक्स है गाइस, उसको समझ में आना चाहिए आपको। करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेरिक क्लोराइड इज अप्लाइड टू स्टॉप ब्लीडिंग बिकॉज। नो गाइस, सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछा है कि जैसे सपोज आपका हैंड है, हैंड पे बच्चों के जैसे कभी कभी या बड़ों के भी कट लग गया। अब कट लगने के बाद जनरली जो आपकी दवाई लगाई जाती है, कुछ मेडिसिन लगाई, उसमें फेरिक क्लोराइड हुआ होता है। उसका रीज़न क्या है ये पूछा गया। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप इसको ये एक चीज़ ध्यान रखें कि जो आपका ब्लड है, ठीक है, ऑब्वियसली ब्लड के ऊपर आपका FeCl3 लग रहा है। ठीक है, सो ब्लड सबसे पहले तो देखिए कॉलोइडल सिस्टम होता है, कॉलोइडल सस्पेंशन हो गया इसमें, और इसमें क्या होता है? ये नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, और दूसरा होता है FeCl3 का Fe3+ आयन, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। पूरे आंसर में जो आपका सॉल्यूशन है बस इस नेगेटिव चार्ज के ब्लड की और पॉजिटिव चार्ज सोल जो कंसिडर किया जाता है Fe3+, इसका ही सारा रोल होता है। अब जो फेरिक क्लोराइड है उसमें जो Fe3+ आयंस है ये पॉजिटिव चार्ज है। सो जब ये Fe3+ आयंस इस ब्लड के ऊपर लगाए जाते हैं, इसके ऊपर जो वाउंड के ऊपर यानी पॉजिटिव को नेगेटिव के से इंटरेक्ट किया जाता है, तो इसमें कोएगुलेशन हो जाता है ब्लड का। ब्लड का क्या हो जाता है? कोएगुलेशन, और एक क्लॉट बन जाता है। समझ में आना? जैसे कट लग जाता है, आप दवाई लगाते हो थोड़ी देर में तो थोड़ा सा पपड़ी सी बन जाती है ना, समझ में आपको? तो ये क्या हो गया? पपड़ी सी बन गई। तो वो जो ये कहा गया है कि ब्लड क्लॉट बन जाता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, और क्या होता है कि ब्लीडिंग रुक जाती है और धीरे धीरे आपका वाउंड हील करने लग जाता है। समझ में? तो इसका मतलब जो क्या है कि थर्ड ऑप्शन है इज योर करेक्ट आंसर। मतलब Fe3+ आयन कोएगुलेट ब्लड विच इज नेगेटिवली चार्ज। अब पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे इसमें, फिलहाल आंसर तो देखिए आपका करेक्ट यही हो गया, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा है ना दूसरे ऑप्शंस भी बताना चाह रहा था ताकि हमें समझ में आए। क्लोराइड आयंस कोज कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, इनकरेक्ट। कोएगुलेशन ऑफ ब्लड ये नहीं कोज करते बिकॉज Fe3+ आयंस होता तो करेक्ट हो सकता था। ब्लड एब्जॉर्ब्स FeCl3 एंड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स। देखिए आपको बता दिया मैंने कि ब्लड FeCl3 को एब्जॉर्ब नहीं करता टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। इनफैक्ट जो Fe आयन है वो कोएगुलेशन
बेसिकली हैपन होता है, समझ में? FeCl3 रिएक्ट, फोर्थ क्या, FeCl3 रिएक्ट्स विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड विच इज पॉजिटिवली चार्ज। इनकरेक्ट हो गया, ब्लड इज नेगेटिवली चार्ज। तो करेक्ट आंसर 3 हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस फ्रॉम द फॉलोइंग इज। ठीक है, अब देखिए करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं आपको इस पर। पहला ऑप्शन देखते हैं, द कैटलिस्ट इज डिफ्यूज्ड ओवर द सरफेस ऑफ रिएक्टेंट। देखिए एडजॉर्प्शन में क्या है, जो रिएक्टेंट है, समझ में? एडजॉर्प्शन में क्या है कि जो बेसिकली कैटलिस्ट डिफ्यूज नहीं होता, इनफैक्ट जो आपका रिएक्टेंट है वो डिफ्यूज होता है या वो एड्जॉर्ब होता है। डिफ्यूज नहीं है, पहली बात तो एड्जॉर्प्शन है, और कैटलिस्ट नहीं होता, रिएक्टेंट होता है, समझ रहे? तो ये कैटलिस्ट है, इसकी सरफेस पे आपके जो रिएक्टेंट है वो चिपक जाते हैं। तो ये बात है, पहली बात तो डिफ्यूज नहीं है और वाइसा वर्सा लग रहा है इसमें ना, तो ये इनकरेक्ट हो गया। रिएक्टेंट्स आर एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज करेक्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक, occurrence of chemical reaction on the catalyst surface through formation of an intermediate, this is correct। ये तो आपको पता ही है ना कि भैया देखिए कैटलिस्ट क्या करता है, बेसिकली बीच में इंटरमीडिएट रिएक्शन में आता है। आपने ऑर्गेनिक में भी बहुत सारी रिएक्शंस देखी होगी, और हालांकि देखिए इस बात को आप ध्यान रखिए, कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्टिसिपेशन इन रिएक्शन। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ स्पीड को डिक्रीज या कम करता है या इंक्रीज करता है, लेकिन एक्टिवली रिएक्शन में पार्ट नहीं करता। लेकिन क्या होता है कि केमिकल जब भी कोई रिएक्शन है, एक देखिए क्या होता है, एक जब ए और बी का आपको प्रोडक्ट बनाना है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन ए और बी में आपने कोई कैटलिस्ट यूज कर लिया, बी फास्टर हो गई। लेकिन फास्टर क्यों हुई है, किसी भैया जो ए और बी को आने में कुछ प्रोसेस हुआ वो हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो गया हो, तो मे बी थ्रू अ फॉर्मेशन ऑफ सम इंटरमीडिएट, कोई डिफरेंट इंटरमीडिएट बन गया, दैट जस्ट से सी, और तब ये प्रोडक्ट बन गया। तो ठीक है, तो दिस इज करेक्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी एंड ओल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप थ्योरी देखोगे तो उसमें डायरेक्ट it explains the action of catalyst as well as those of catalytic promoters and poison, this is incorrect। देखिए इनकरेक्ट क्यों है कि जो मॉडर्न एडजॉर्ब थ्योरी है वो कैटलिस्ट के एक्शन को तो एक्सप्लेन करती है, ठीक है, कि भैया कैटलिस्ट किस तरह से, उसका एक्शन क्या है, क्या रोल है, किस तरह से। लेकिन ये है ना कैटलिक जो प्रमोटर्स हैं या पॉइजन्स हैं, या जो होता है ना कि सपोज आप पॉइजन डाल दो कैटलिस्ट सरफेस पे, तो जो कैटलिस्ट है उसकी जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल ए और बी में कैटलिस्ट में आपको रिएक्शन डालते ही 1 सेकंड में हो जाती है, लेकिन आपको 1 सेकंड में नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी हो सकता है रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो। आपको चाहिए ए और बी में आने में मे बी 5 मिनट्स या 5 सेकेंड्स या 1 मिनट 1 सेकंड के बजाय। तो आप क्या करते हो, कुछ पॉइजन डाल देते हो, कुछ केमिकल ऐसे जो एक्ट एज अ पॉइजन ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, और उससे क्या होता है, ये हो जाता है। तो बेसिकली और वाइस वर्सा, जब इनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, और फॉर एग्जांपल 5 की बजाय आपको 1 सेकंड में ही करनी है, तो प्रोमोटर्स डाल देते हैं। अंतर समझ में आया आपको? तो एडजॉर्प्शन थ्योरी एक्शन तो समझाती है, दिस इज करेक्ट, बट दिस इज इनकरेक्ट, हैंस ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया आपका क्या है, बी सी डी एंड ऑप्शंस। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 गैसेस ए बी सी एंड डी हैव क्रिटिकल टेम्परेचर्स। देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर्स दे दिए हैं, 4 गैसेस हैं ए बी सी डी के, और इसमें कहा है कि फॉर देयर एड्जॉर्प्शन ऑन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चारकोल द करेक्ट ऑर्डर इज। अब आप इसमें 2 चीज देखिए। पहली बात तो एड्जॉर्बेट क्या हो गया, एक गैस है, और एड्जॉर्बेंट या बोले तो जिसपे सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हो रहा है इज अ सॉलिड। क्या है, चारकोल दिया हुआ है तो सॉलिड हो गया, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि ऑर्डर क्या होगा इनका, समझ रहे हो कि कौन सा सबसे ज्यादा अमाउंट पूछा है, स्पीड नहीं पूछी है ना, कौन सा ज्यादा इनमें से ए बी सी डी में एड्जॉर्ब हो जाएगा, ऑर्डर पूछा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात तो कि जो अमाउंट है, देखिए इसमें अंतर क्या है, सॉलिड तो यानी चारकोल तो आपका सेम है, ए बी सी डी ये गैसेस डिफरेंट है,
गैसेस किस तरह से एड्जॉर्ब होगी सोनली डिपेंड ऑन देयर नेचर। तो इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ गैस है जो एड्जॉर्ब होती है ऑन अ सॉलिड डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ द गैस, की वो नेचर कैसी है। अब यह दूसरे शब्दों में बोलूं कि जो इजीली लिक्विफिएबल हो जाती है गैसेस, लिक्विफिएबल मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट इजीली हो सकती है। जो इजीली लिक्विफिएबल गैस होती है वो आराम से ज्यादा एकदम से उसका जो एक्सटेंट है एड्जॉर्प्शन का वो ज्यादा होता है। इजीली देखिए, इजीली लिक्विफिएबल को आप कैसे कह सकते हो, जिसका हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है, यानी एक्सटेंट ऑफ या एड्जॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इजीली किस पे होगा, लिक्विफिएबल गैसेस पे। और इजीली लिक्विफिएबल गैसेस कौन सी होती है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, यानी ये सारी की सारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझ में? तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन या अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रिटिकल टेम्परेचर या ईजनेस ऑफ द लिक्विफिएबिलिटी, है ना। तो बस इसमें अब अगर आप देखोगे ऑर्डर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर का जो ऑर्डर दिया हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर क्या है, डी देन सी देन बी देन ए। समझ में? और सिंपल आपका जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, आंसर जो हो गया वो भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब डी सी बी ए, करेक्ट आंसर इज 1। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens when a lyophilic soul is added to a lyophobic soul? ना इसमें गाइस सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल में अंतर क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए कि आपको कि दोनों ही कॉलोइडल सॉल्यूशंस हैं, कॉलोइडल सिस्टम्स हो गए। ठीक है, अब लायोफिलिक सोल में क्या होता है कि जैसे ये आपका डिस्पर्जन जो मीडियम होता है, समझ में, डिस्पर्जन मीडियम है, यूजुअली इनमें कोई सॉल्वेंट ही हो जाता है, हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर द डिस्पर्स्ड फेज। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका सोल्यूट है, ठीक है, और कोई सोलवेंट है, ये एक दूसरे को लव करते हैं, मिलते मिला, मतलब ये कहेंगे कि हाँ कोई इसमें दिक्कत नहीं। जैसे आप ये समझो कि मैं ऑयल और वाटर की बात करता हूँ तो दिस इज नॉट अ लायोफिलिक, लायोफोबिक हो, क्योंकि ये सेपरेट कभी भी कर सकते हो। समझना? तो इन दोनों में सोल्यूट और सोलवेंट डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है, लविंग नेचर होता है एक तरह से। और जो लायोफोबिक है वो एकदम इसके उल्टा होता है कि जिसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो कोई ज्यादा उसका एफिनिटी नहीं होती, कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, कोई ज्यादा प्यार नहीं है फॉर इट्स डिस्पर्जन मीडियम। वो जब चाहे वो कह देगा भैया मुझे तो अलग करो। ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है कि जो लायोफिलिक सॉल होता है वे जनरली मोर स्टेबल होते हैं देन लायोफोबिक। ठीक है, अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि जब लायोफिलिक सॉल आपके लायोफोबिक सोल में मिक्स किए जाते हैं तो क्या होता है कि जो लायोफिलिक पार्टिकल्स होते हैं फॉर्म ए लेयर अराउंड द लायोफोबिक पार्टिकल। जैसे लायोफोबिक मान लीजिए, अब ये लायोफोबिक हो गया आपका कॉलोइडल सिस्टम। अब इसमें मैं लायोफिलिक ये वाटर लविंग या मोर स्टेबल डालता हूँ तो इसके चारों तरफ लेयर बना देते और इनको प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका मतलब आप इस लेयर को क्या बोल सकते हो, एक फिल्म बोल सकते हो या कुछ है ना, कि फिल्म बना देते हैं। सिंपल इजी शब्दों में देखिए, आसानी की भाषा में समझिए कि लायोफिलिक जो स्टेबल है, लायोफोबिक जो लेस स्टेबल है, इसको इसमें डालोगे तो एक इसके चारों तरफ फिल्म बना लेगा। और अब जैसे कभी किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट जले, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अब अगर आप ऑप्शंस को देखोगे, फिल्म ऑफ लायोफोबिक सोल इज फॉर्म्ड ओवर लायोफिलिक, उल्टा लिख दिया, गलत हो गया। लायोफिलिक सोल इज डिस्पर्स्ड इन लायोफोबिक सोल, नहीं, कोई डिस्पर्जन नहीं होता। लायोफोबिक सोल इज कोएगुलेटेड, अगेन कोई कोएगुलेशन, कोई डिस्पर्जन कुछ नहीं है, सिंपल एक फिल्म बन जाती है लायोफिलिक की ओवर लायोफोबिक सोल। हैंस जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, ये एक assertion and reasoning टाइप के क्वेश्चंस है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion A एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन R। अब आपको बताना है ये ऑप्शंस बताना। assertion देखते हैं, द डायमीटर ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन
द वेवलेंथ ऑफ लाइट टू शो टिंडल इफेक्ट। देखिए ये स्टेटमेंट इज करेक्ट, एकदम करेक्ट है। ये आपको, अगर आप मेरी सरफेस केमिस्ट्री की जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियोस बनाई हुई है, जो पहली सबसे पहली बनाई हुई थी, उसमें बहुत देर तक समझाता रहा था, उसमें उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये समझें कि ये करेक्ट स्टेटमेंट क्यों। देखिए आप में ये बोले कि जो लाइट स्कैटरिंग हो रही होती है, ठीक है, वो बेसिकली आपके जो डायमीटर है पार्टिकल्स का, देखिए क्या होता है, आपके तीन तरह के लिक्विड हैं, ठीक है। आपका सिंपल प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया, या आपका सस्पेंशन हो गया, इस तरह से, मतलब कि बेस्ड ऑन साइज ऑफ जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है। इसमें थोड़े मोटे हो गए, लेट जस्ट सपोज इसमें थोड़े और मोटे हो गए, ठीक है। थोड़े, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पत्थर डाल दिए इसमें, लेकिन इन कंपैरिजन टू द स्पीड, जो वेवलेंथ है आपकी लाइट की, उनके अकॉर्डिंग ये डायमीटर है। अब देखिए छोटे, जब लाइट आ रही है तो इसमें स्कैटरिंग थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, कुछ लाइट्स क्रॉस भी कर जाएंगी, इसमें थोड़ी सी स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाती है, कुछ इसमें अभी भी निकल जाती है। लेकिन इनमें जब थोड़ा कंपेरेबल होता है या थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इसमें ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाती है, समझ में आया? तो इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट। पहली बात तो जो कोलिडल पार्टिकल्स हैं, जो टिंडल इफेक्ट है, उसमें जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, वो वेव पहली बात तो पार्टिकल्स की जो डायमीटर है या उनके साइज है उस पर डिपेंड करता है। एंड अगेन वे वेवलेंथ जो लाइट है उससे भी कुछ ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, कंपेरेबल थोड़े होने चाहिए, थोड़े से बड़े हो जाएं, थोड़े छोटे हो जाएं, इक्वलेंट हो जाएं, तो उस पर जरूर डिपेंड करता है, समझ में? दिस इज अ करेक्ट स्टेट। दूसरा, लाइट स्कैटर्स इन ऑल डायरेक्शन व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल इज लार्ज एनफ। दिस इज करेक्ट, अभी मैंने आपको समझाया। तो रीजन यही है, क्योंकि जो छोटे पार्टिकल्स होंगे, वेवलेंथ से भी छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे, तो वे क्या हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द लाइंस है ना, विदाउट एनी स्कैटरिंग पास हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसी वजह से क्या होता है गाइस, जैसे आपने देखा होगा, आप बहुत ही क्लियर पानी को लें और उसके ग्लास में अपने क्लियर पानी को लें और लाइट डालें, तो आपको उसके पूरा क्रॉस दिख जाएगा, अपोजिट, मतलब समझ रहे ना, आप उसके अंदर से पूरा बाहर तक देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उस पानी में गंदगी बढ़ती है, गंदगी बढ़ने से मतलब क्या हो गया, जो डायमीटर है वो बढ़ती जा रही है आपके इस पानी के पार्टिकल्स की, तो आपको बाहर कम अंदर का ज्यादा दिखना लग जाता है, समझ रहे? अंदर से मतलब ये हैम्पर करने जाती है लाइट। क्यों? यहाँ का आप क्यों देख सकते थे इसमें, क्योंकि लाइट यहाँ तक पहुंच रही है, लेकिन इसमें क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट इज गेटिंग स्कैटर्ड, बहुत थोड़ा थोड़ा देख पाते हो कभी कभी। लेकिन जब बहुत ही ज्यादा गंदा पानी हो जाता है, तब बिल्कुल बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है देखना, बिकॉज लाइट गेट्स स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन इफ पार्टिकल्स आर लार्जर। ठीक है, सो इसमें क्या हो गया, जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया गाइस? ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 ml of 0.5 molar NaCl is required to coagulate 200 ml of AS2S3 solution 2 hours. The coagulating value of NaCl. देखिए, कोएगुलेटिंग वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है कि मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड टू कॉज द कोएगुलेशन ऑफ अ सॉल्ट इन अ गिवन टाइम। ठीक है, मतलब कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो किसी सोल को कोएगुलेट कर दे, उसको आप क्या बोलते हैं, कोएगुलेटिंग वैल्यू। या दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में बोलूं तो, कि जो मिनिमम कंसंट्रेशन है किसी इलेक्ट्रोलाइट की इन मिनीमोल पर लीटर रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट द सॉल्यूशन। ठीक है, कि मतलब कितनी आप उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालो किसी सॉल्यूशन में, जो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाए उस सॉल्यूशन के अंदर, उसको आप बोलते हो कोएगुलेशन वैल्यू। अब देखिए इसमें दिया हुआ है 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaCl इज रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट 200 ml ऑफ दिस। पहली बात तो अब ये देखो आप कि इसमें 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaCl है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले। ठीक, अभी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaCl का मतलब क्या हो गया, देखिए n इक्वल्स टू क्या होता है, m इंटू वी, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, यानी 20 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 10 मिली मोल हो गया आंसर इसमें, तो 10 मिली मोल हो गए। ठीक है, अब एक बात देखिए, 10 मिली मोल, इसका मतलब जो 200 ml ऑफ AS2S3, ठीक है,
ये कोएगुलेट होता है 10 मिलीमोल ऑफ NaCl से। ना हो इसका मतलब जो 1000 मिलीमोल होगा AH2S3 वो कितने से कोएगुलेट हो जाएगा? 10/200 इंटू 1000। समझ में आया? यानी काट दीजिए 50, तो यानी 50 इज योर करेक्ट आंसर। 50 मिलीमोल। समझ में आया? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 50। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी था लेकिन अच्छा था, अंडरस्टैंडिंग वाला था। सो थैंक यू फॉर गाइज फॉर वॉचिंग। देखिए गाइज, लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें। आंसर एक्सपर्ट जो मेरी वेबसाइट है उसको ज़रूर देखें, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। आंसर्स ये रिटर्न में मिल जाएंगे, मैं काफ़ी कुछ अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, सो थैंक यू, बाय।